वेलकम बैक टू जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल गाइस। सो गाइस, आज मैं आपको एक न्यूज़ देने वाला हूँ। न्यूज़ ये है कि हमारी लॉन्ग टर्म 2.53 इयर्स की बाइक हिमालयन 411 हमने बेच दी है। और आपको ऑलरेडी पता है, आपने हमारे पुराने वीडियोस में देखा है कि हमने हिमालयन 452 पे अपग्रेड कर लिया है। तो होपफुली 1 या 2 दिन में इसका जो नेक्स्ट बार हो बाइक ले जाएगा। और यही रीज़न है कि हम ये वीडियो रात में शूट कर रहे हैं, क्योंकि कल मेरी बैंगलोर की वापसी की फ़्लाइट है और फिर हमें पास टाइम नहीं है, और शायद कल या परसों पे बायर जो है वो बाइक ले भी जाएगा। सो गाइस, एजेंडा इस वीडियो का ये है कि एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा 2 साल 2.5 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस हिमालय का क्या रहा है, मुझे इस 2.5 साल में क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या चीज़ मुझे बहुत पसंद है इस बाइक के बारे में। सेकंड चीज़ ये मैं बताऊंगा आपको कि मैंने क्यों ये डिसीजन लिया कि मैं इस बाइक को सेल करके हिमालयन 452 को अपग्रेड करूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक्चुअली में बहुत लोगों ने ऑलरेडी मुझसे क्वेश्चन में पूछा है और डिस्कशन भी बहुत हुए इस पे, कि जो बच्चे या जो बाइकर्स एडवेंचर सेगमेंट पे अपग्रेड करना चाहते हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना चाहते हैं, और मोस्टली जो एक्चुअली में क्वेश्चन ऑफ द आर है कि जो लोग लद्दाख जाना चाहते हैं या स्पीति जाना चाहते हैं, पर उनके पास दे डोंट वांट टू डायरेक्टली जंप इनटू लाइक KTM एडवेंचर 390 और जो नई वाली हिमालय, क्योंकि ये वाली तो डिसकंटिन्यू हो गई है। तो उनके पास क्या ऑप्शंस है? तो उनके पास ऑप्शंस है आपके हीरो का 200 एक्सपल्स, और सुजुकी का भी एक ऑप्शन है 250cc विच इज सॉफ्ट ऑफ रोडर ओनली। बट आई थिंक दिस इज स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू गो फॉर अ सेकेंड हैंड हिमालयन, क्योंकि अभी नई हिमालयन आने से बहुत सारे हिमालयन सेकेंड हैंड मार्केट में अवेलेबल है। BS6 में भी अवेलेबल है, BS4 में भी अवेलेबल है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे ओपिनियन में क्यों ये बाइक एक बहुत ही अच्छी बिगिनर एडवेंचर फोकस बाइक हो सकती है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये बाइक को मेरे पास रहते हुए करीब 3 साल हो गए हैं, और ये बाइक वैसे ज़्यादा चलाई नहीं है मैंने। ऑलमोस्ट 9,000 to 10,000 किलोमीटर ही चली है, क्योंकि मेरे पास GT भी है कॉन्टिनेंटल, और वो खड़ी हमारी अपाचे RR 310 भी है। और उसके अलावा मोस्टली फैमिली के साथ अगर टूर करता हूँ तो कार से भी प्रेफर करता हूँ। जैसे कि मैं लास्ट ईयर लद्दाख गया था तो मैं बाई कार ही चला गया था। तो इसलिए ऑल्दो मैंने इसको एक्चुअली मैं इस पर्पज से खरीदा कि आई विल गो टू विंटर स्पीति और विंटर लद्दाख, बट वो कर नहीं पाया हूँ। मोस्टली आई लाइक मैंने टूर किया है इसमें अक्रॉस उत्तर प्रदेश, और थोड़ा बहुत मैं राजस्थान के आसपास भी गया हूँ। बट उसके अलावा भी आई कैन गिव यू फेयरली अ गुड एक्सपीरियंस कि सिटी में और लॉन्ग रूट टूरिंग में मुझे क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मैं फिर भी आपको बताऊंगा। तो गाइस, बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको इसके थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ जो मेरे हिसाब से 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस में रहे हैं। सबसे पहला जो मेरे हिसाब से इसका प्रो है वो इसकी अफोर्डेबिलिटी है। मैं आई बॉट इट फॉर वेरी अफोर्डेबल प्राइस, और वैसे भी जब ये मार्केट में थी तो 2.5 लाख के आसपास मिल जाती थी, विच इज़ अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट फॉर एन एडवेंचर बाइक। उसके अलावा अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट में भी माइलेज बहुत अच्छा है इस बाइक का कंपेयर टू अदर बाइक्स ऑन द सेगमेंट। और मेंटेनेंस भी कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 5,000 के इंटरवल में इसका सर्विस होता है, और सर्विस कॉस्ट विल बी अराउंड 3,000 मैक्स टू 4,000 रुपीज, विच इज प्रीटी डिसेंट एक्चुअली। उसके अलावा पिछले 2 से 2.5 साल में कोई बहुत ज्यादा वेयर एंड टेयर का इशू नहीं आया है। जो थोड़े मोड़े इशू है वो मैं भी बताऊंगा आपको लेटर ऑन। अनदर थिंग कि इसका जो इंजन है, ऑल्दो वो इंजन बहुत ज्यादा हाई एंड परफॉर्मेंस और हाई एंड स्पीड के लिए नहीं बना है, बट लो एंड टॉक और लो एंड ट्रैक्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, जो कि आपको सिटी में बुरे रोडों में, बैड रोड्स और ऑफ रोडिंग में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं। हैंडलिंग भी इस बाइक की आई मीन कंपेयर टू जो हार्डवेयर इसमें अवेलेबल है प्रेटी डिसेंट है। ब्रेक्स बहुत डिसेंट नहीं है, बट ब्रेक भी सफिशिएंट है अबाउट द पावर। पॉइंट और है वो है राइडिंग एर्गोनॉमिक्स। सो राइडिंग एर्गोनॉमिक्स इज अ स्पॉट ऑन फॉर दिस सेगमेंट ऑफ बाइक। आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज्यादा हैंडल बार राइजर्स या वाइड हैंडल बार लगाने की कोई जरूरत है। फॉर माई हाइट ऑफ 6 फीट, और मेरे भाई की हाइट भी 6 फीट है, हम दोनों को ही कभी कोई प्रॉब्लम ऐसे फील नहीं। थोड़ा सा आप हैंडल बार को अप एंड डाउन एडजस्ट कर सकते हैं, बट ओवरऑल राइडिंग एर्गोनॉमिक्स भी बहुत ही स्पॉट ऑन है। राइडिंग पोस्चर बहुत न्यूट्रल आता है, और लॉन्ग राइडिंग में आई थिंक मुझे 250 से 300 किलोमीटर वन शॉट ड्राइव करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फील हुई। उसे 2.5 साल में मैं 2 टैग और जोड़ूंगा इस बाइक में, वो है वर्सेटैलिटी और रिलायबल।
एक्चुअली में बाइक बहुत रिलायबल है, और आप देखोगे कि बाइकर्स कम्युनिटी में देयर आर प्लेथोरा ऑफ पीपल जिन्होंने इसको लद्दाख या स्पीति या लॉन्ग रूट्स पे ड्राइव किया, और मुझे नहीं लगता कि मेरे कम्युनिटी में, मेरे नॉलेज में किसी को कोई बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। हाँ, फर्स्ट फ्यू बैचेस ऑफ BS4 बाइक्स में कुछ चैसी रिलेटेड इश्यूज थे, बट वो लेटर ऑन बाइक से कंप्लीटली सॉर्ट कर दिए गए थे। अदर देन ट्यूब टायर, देयर आर नॉट मच रिलायबिलिटी इश्यूज विद दिस बाइक। और वर्सेटैलिटी मैं इसलिए ऐड करूंगा बिकॉज इंडिया में मुझे नहीं लगता कि देयर आर 90% बाइकर्स जिनके पास सिर्फ एक ही बाइक होती है। आई थिंक उन बाइकर्स के लिए एंट्री लेवल पे ये बाइक एक बहुत अच्छी बाइक हो सकती है, जिनको सिटी में भी ड्राइव करना है, हाईवे में भी ड्राइव करना है, लॉन्ग रूट भी जाना है, और अपनी फैमिली में इफ दे वांट टू, फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 बाइक थी। इन सब बाइक में मेरी मॉम की फेवरेट बाइक थी, और मेरी मॉम बोल रही थी कि इसको मत बेचो, बिकॉज वो, ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता, मेरी मॉम काफी ओल्ड है उनको बैठाना, बट उनको बहुत कंफर्टेबल फील होता था। तो इस पॉइंट को ऐड करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि इट्स अ वर्सेटाइल बाइक फॉर इंडिया। तो अभी मुझे 2-2.5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा कौन सी बताता हूँ। तो पहला कौन मैं बोलूंगा कि वाइब्रेशंस, ऑल्दो 400 सीसी का सिंगल सिलेंडर मोटर है, तो वाइब्रेशन तो इनहेरिटेंट होंगे ही होंगे, बट फिर भी दिस कुड हैव बीन मैनेज्ड वे बेटर, क्योंकि मैंने 400-500 सीसी की और भी सिंगल सिलेंडर बाइक चलाई है, आपको पता होगी वो कौन सी बाइक्स होंगी जिनमें एकदम वाइब्रेशन नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वाइब्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि आप जब लॉन्ग रूट पे जाते हो ना, तो वाइब्रेशन एक्चुअली में आपको इंड्यूस्ड थकान देते हैं। सेकंड कौन है मेरा, बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी से एक्चुअली हिमालय, रॉयल एनफील्ड हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम रही है। वो प्रॉब्लम ऐसे रही है कि आप ये देखो कि बहुत पहले कुछ बैचेस में यहाँ तक कि चैसी बेंड होना और चैसी ब्रेक होने तक के इश्यूज रिपोर्ट हुए, ऑल्दो मुझे इश्यूज नहीं आए हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में जो वेल्ड्स होते हैं चैसी में, वो एक कंसर्न है, बहुत अच्छी क्वालिटी के वेल्ड्स नहीं है। उसके अलावा जो पाइप्स का यूज किया गया है वो उतने अच्छे स्ट्रेंथेंड पाइप्स नहीं है, वो इजीली बेंड होते हैं। मतलब जो मैं आपको बताता हूँ, जो फ्रंट का फ्रेम है, अगर आपकी गाड़ी एक बार भी गिर रही है जमीन में, तो ये फ्रेम 110% आपका बेंड होगा। और हमारी बाइक एक बार क्रैश हुई थी, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा सब फ्रेम ऊपर का बेंड हो गया था। इसी से मैं थर्ड कॉन में बताता हूँ, वो है सर्विसेज। रॉयल एनफील्ड की स्पेसिफिकली, जैसे मैं कानपुर में हूँ अभी इस समय, और कानपुर जैसे जो Tier 2 सिटीज है, Tier 3 सिटीज है, वहां पे इनके मैकेनिक्स उतने एजुकेटेड नहीं है। आपके वो बाइक से ना 10 नट खोलेंगे तो वापस वो सिर्फ 5 या 6 ही नट लगाएंगे। और सेकंड थिंग ये है कि उनको आप कभी प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि आपकी बाइक में प्रॉब्लम है। वो जब वो प्रॉब्लम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिक्स कैसे करेंगे। तो ये बहुत बड़ा हेडेक है। रॉयल एनफील्ड को अपने सर्विस इंजीनियर्स को एजुकेट करने में और ट्रेन करने में थोड़ा वर्क करना चाहिए, बिकॉज ये जो बाइक्स हैं, हम इनको लॉन्ग रूट ले जाना चाहते हैं, हम इनको ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ पे सर्विसेज है भी नहीं, तो एटलीस्ट जहाँ पे सर्विसेज है इट शुड बी इजी फिक्स। एक कौन वो ये है कि पावर आउटपुट मेरे लिए इसलिए कौन है कि ऑल्दो इस बाइक, जब मैं ऑफ रोड पे जाता हूँ, जब मैं ऑफ रोड पैचेस करता हूँ, मैं सुपर कॉन्फिडेंट होता हूँ बिकॉज लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है। बट आप जब ऑफ रोड पैच पे जाओगे, तो ऑफ रोड पैच में पहुंचने के लिए आपको हाईवे से जाना पड़ेगा, और हाईवे पे ना इसकी परफॉर्मेंस एकदम डल हो जाती है बिकॉज ऑफ 80 की स्पीड के ऊपर इतने ज्यादा वाइब्रेशन है कि आप चलाओगे ही नहीं। हाउएवर कॉन्फिडेंट यू आर, यू वोंट ड्राइव इट अबव 80। और उस वजह से 80 पे आपको ओवरटेक करना, 60 इनफैक्ट 60-70 के ऊपर भी ओवरटेक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप लॉन्ग रूट जाते हो, मुझे लग रहा है आज के डेट में इंडिया में इनफ एक्सप्रेस वे आप इजीली 100 पे टूर कर सकते हो, बट इसमें ये इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये एक मेरे लिए कौन है। हाँ, सो अनदर कौन है फीचर सेट। फीचर सेट एक ऐसा कौन है, हिमालयन 452 में रॉयल एनफील्ड ने 100% सॉल्व किया, और उन्होंने एक्चुअली कस्टमर फीडबैक को सुना है। बट इसमें है प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है, वो रॉयल एनफील्ड की आई मीन हेरिडिटरी प्रॉब्लम रही है। फ्यूल इंडिकेटर इज नॉट एक्यूरेट। आई कैन टेल यू इन बोल्ड, फ्यूल इंडिकेटर्स आर नॉट एक्यूरेट। ये इतने ज्यादा अनरिलायबल है कि इट विल शो यू एम्प्टी, आपकी बाइक में 250 किलोमीटर की रेंज होगी। सो वो हम लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, तो अगर फ्यूल, एक ये बेसिक टेक है, बहुत ही बेसिक टेक है, जो कि सालों से आ रहा है। मतलब मेरे पास R15 थी, और उसका फ्यूल इंडिकेटर इतना प्रिसाइज था कि मैं उसके 10 किलोमीटर की रेंज पे भी रिलाई करता था। तो आप एक इतनी बड़ी बाइक बना रहे हो जो कि आपकी 2 लाख के ऊपर की सेगमेंट में जा रही है, एटलीस्ट एक बेसिक टेक आप मास्टर कर सकते हो, विच इज फ्यूल इंडिकेटर। उसके अलावा भी कुछ खास टेक है नहीं। मतलब मेरी BS4 बाइक है, और मेरी बाइक में कोई नेविगेटर वगैरह भी था नहीं, इवन तो वो नेविगेटर भी कुछ बहुत ज्यादा यूजफुल है नहीं। टेकोमीटर अवेलेबल है हमारे पास, स्पीडोमीटर अवेलेबल है, गियर इंडिकेटर है, टाइम बताता है और ट्रिप बताता है, और उसके अलावा कोई खास टेक नहीं है। BS6 बाइक्स में स्टार्टिंग के कुछ बैचेस में ABS है, और उसके बाद स्विचेबल ABS भी अवेलेबल हुआ मार्केट में।
बट इसके अलावा कोई खास टेक नहीं है। टेक ना होना कुछ प्रो राइडर्स के लिए एक्चुअली अच्छा भी है, क्योंकि दे वांट टू यू नो वांट फुल मैनुअल कंट्रोल ओवर द बाइक, बट ऑन एवरेज आई नीड सम टेक। एक दूसरा मेरे को इश्यू फेस हुआ पिछले 3 साल में, वो ये था कि बाइक में ना थोड़ा सा रस्टिंग प्रॉब्लम, और ये रस्टिंग प्रॉब्लम जीटी में भी है। मतलब अगर आप वायर्स में देखेंगे तो जहाँ पे मेटल के वायर्स आपको दिख रहे हैं, मेटल की कवरेजेस, वहां पे भी मुझे रस्टिंग दिखा है। कहीं पे भी एक्सपोज मेटल है वहां पे मुझे रस्टिंग दिखा है। तो ये जैसे आप ये देखिए, ये नट पे देखिए, ये रस्टिंग दिख रहा है आपको, ठीक है। ऐसा बहुत जगह पे हुआ है ये। और ये रस्टिंग का प्रॉब्लम एक 2.5 लाख 3 लाख की बाइक में अच्छा नहीं लगता, और ये मुझे जीटी में भी फेस हुआ है, जो कि 4-4.5 लाख की बाइक है। सो ये रॉयल एनफील्ड को इम्प्रूव करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हिमालयन 450 में भी इम्प्रूव करा है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताऊंगा जो मुझे फेस हुई, बट जिनको मैंने कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश करी है। सबसे पहली चीज है ब्रेक्स। तो मुझे मेरी कॉन्टिनेंटल जीटी में भी मैं ब्रेक से बहुत डिसअपॉइंट था, और मैं इसमें भी ब्रेक से डिसअपॉइंट था। मैंने कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश करी, जो कि मैं स्टैंडर्डली करता ही हूँ। मैंने दोनों ही बाइक्स में, इसमें मैंने ईबीसी के ब्रेक पैड्स डाले, और इसमें जो फ्रंट में जो ब्रेक ऑयल है उसको मैंने अपग्रेड करा। उससे कुछ हद तक ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बेटर हुई, बट 19 से 20 का ही फर्क आया। तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक फर्क नहीं है। ऑल दो कॉन्टिनेंटल जीटी में, क्योंकि मैंने सस्पेंशन भी चेंज करे थे और टायर्स ऑलरेडी बहुत अच्छे थे, तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया था। बट ऑन द अदर हैंड हिमालयन में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया ब्रेकिंग में। बट एक छोटा सोल्यूशन है जो बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं करेगा, आप कर सकते हो। सेकंड प्रॉब्लम जो मुझे फेस हुई वो है टायर्स और उनकी ग्रिप्स के बारे में। तो ये जो टायर्स है, फ्रंट में 21 इंच है और रियर में 17 इंच है, दोनों में सीएट के ट्यूब टायर्स है। स्पोक व्हील्स है। स्पोक व्हील्स ऑफ रोड में बहुत अच्छे रहते हैं, बट कहीं ना कहीं पंचर का रिस्क रहता है, तो एटलीस्ट उनको ऑप्शन में अलॉय व्हील का ऑप्शन देना चाहिए था, जो कि हाइब्रिड ड्राइविंग चाहते हैं। और ये जो टायर्स अभी भी, क्योंकि मेरी बाइक 9-10 हजार ही चली है, तो ये अभी भी स्टॉक टायर्स ही हैं। इन टायर्स में मुझे एक प्रॉब्लम फील होती है, वो है कि इनमें ग्रिप उतनी अच्छी है नहीं, और क्योंकि टायर्स में उतनी अच्छी ग्रिप नहीं है, इसलिए ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं मिलती है। दूसरा प्रॉब्लम मुझे लगा कि ये टायर्स 2-3 हजार किलोमीटर चलने के बाद काफी स्टिफ हो गए थे। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी बाइक में और मेरे टायर्स में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है, पर सब में है। उससे ग्रिप और भी नहीं मिलती थी। मैंने उसका छोटा सा सोल्यूशन ये निकाला कि मैं दोनों टायरों में ऑफ रोडिंग के टाइम पे 3 से 4 पीएसआई हवा कम कर देता हूँ। उससे क्या है कि मुझे ऑफ रोड सेक्शन में अच्छी ग्रिप मिलती है, बट देन अगेन हाईवे पे वो प्रॉब्लम रहेगी। एक और प्रॉब्लम मुझे फेस हुई, वो हुई उसकी विंडशील्ड। और यही एक रीजन है कि मैंने इसकी विंडशील्ड हटा रखी है। जो इसकी स्टॉक विंडशील्ड है उसमें प्रॉब्लम आती है, आई टेल यू। सो जो इसकी स्टॉक विंडशील्ड है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक आती है। तो जब मैं 30 या 35 के ऊपर इसकी स्पीड पे बाइक चलाता हूँ, तो जो विंड बफेट है वो एग्जैक्टली मेरे हेड पर आता है। और उस वजह से बाइक चलाना इतना इनकन्वीनियंट हो जाता है। और अगर आप अपने वाइजर ओपन करके चला रहे हो, या फिर आप वाइजर लेस हेलमेट यूज कर रहे हो, देन इट इज डिफिकल्ट टू इवन कीप योर आईज ओपन। तो आप उसका सोल्यूशन ये कर सकते हो कि आप या तो विंडशील्ड में एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, जो कि थोड़े एक्सटेंशन आते हैं, या फिर कुछ आफ्टर मार्केट टॉल विंडशील्ड लगा सकते हो। मैंने फिलहाल सोचा था कि मैं टॉल विंडशील्ड लगाऊंगा, बट मीनवाइल वो इतना अनबियरेबल था कि हमने विंडशील्ड हटा ही दी। अगर आप 6 फुट हो, अगर आपकी हाइट छोटी है, तो आप थोड़ा सा भी डक करोगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ कमिंग टू फुट पैक्स। फुट पैक बहुत अच्छे डिजाइन है, बहुत स्टर्डी भी है, बट अगर आप खड़े होकर बाइक चलाना प्रेफर करते हैं, आई वुड रिकमेंड यू टू गेट अ वाइडर फुट पैक। फुट पैक वाइडर नहीं है, और रबड़ होने की वजह से उतना अच्छा ग्रिप भी नहीं आता है खड़े होने पर। और ग्रिप की बात कर रहा हूँ तो टैंक बहुत नैरो है, उस वजह से पर्टिकुलरली मुझे जब भी मैं खड़े होकर चलाता हूँ, बीइंग अ 6 फुटर गाई, मुझे टैंक को ग्रिप करने में प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम मुझे हिमालयन 450 में नहीं फील होती है, ना ही मुझे प्रॉब्लम केटीएम एडवेंचर 390 में फील होती है। ऑल्दो केटीएम एडवेंचर 390 में तो खड़े होकर चलाना और मुश्किल है, क्योंकि उसका हैंडल बार हाइट कम है। वो प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बाई डिफॉल्ट का हैंडल बार हाइट एकदम परफेक्ट है अगर आप खड़े होकर भी चला रहे हो। बट टैंक का थोड़ा ग्रिप का प्रॉब्लम है, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप थोड़ा फैट टैंक ग्रिप्स ले सकते हो, या फिर फैट स्नेक स्किन ग्रिप्स अवेलेबल है मार्केट में, आप वो ले सकते हो, और उनको लगाओगे तो आपको ग्रिप भी मिलेगी और थोड़ा टैंक वाइड भी फील होगा। एक और बहुत ही प्रॉब्लम जो हमें फेस हुई, और ये प्रॉब्लम मुझे 2 बार फेस हुई है इस 2.5 साल में, वो है फ्यूल इंजेक्टर। जब मैंने बाइक नई नई खरीदी थी, बहुत ही कम टाइम में इसका फ्यूल इंजेक्टर खराब हो गया। क्या होता था कि अगर बाइक में फ्यूल कम रहता था, तो बाइक ऐसा लगता था कि फ्यूल ही नहीं है, और इट यूज टू गिव मी लॉट ऑफ जर्क्स। सो वो मैंने फ्यूल इंजेक्टर वारंटी में मेरा फ्री में चेंज हो गया। और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो नया फ्यूल इंजेक्टर भी सेम प्रॉब्लम से खराब हो गया, और देन मुझे अपनी पॉकेट से 14,000 रुपीज शेल करके फ्यूल इंजेक्टर बदलाना पड़ा।
अब अगर मेरी बाइक का फर्स्ट फ्यूल इंजेक्टर फॉल्टी था तो सेकंड में भी प्रॉब्लम आई, तो मुझे लग रहा है और मुझे सुनने में आया कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई। कमिंग टू द इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स में लाइट कोई बहुत डिसेंट नहीं है इस बाइक की, जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो और आप ऑक्सिलरी लाइट लगा सकते हो। मैंने भी इसमें ऑक्स लाइट लगाई हुई है। मैंने सोचा था कि मैं इसमें नाइट आई लगाऊंगा, बट नाइट आई इसके फ्रेम में घुस ही नहीं रही थी। क्वाड्रेंटल जीटी में मैंने नाइट लाइट लगाई है और नाइट आई गिव्स मी एक्सेप्शनल रिजल्ट, बट यू कैन नॉट इंस्टॉल दैट। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप या तो पूरा का पूरा लाइट असेंबली चेंज करो या फिर गो फॉर अ वेरी गुड ऑक्स लाइट। उसके अलावा जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही बेसिक हैलोजन इंडिकेटर्स हैं, वो भी एलईडी कर सकते हो आप खुद से, बट कंपनी को आउट ऑफ द बॉक्स देती तो ज्यादा अच्छा होता है। और इलेक्ट्रिकल्स की बात हम कर ही रहे हैं तो मैं बैटरी की भी बात करूंगा। बैटरी भी हमको बदलानी पड़ गई है 2.5 साल में एक बार। बैटरी इसलिए ड्रेन होती है इस बाइक की बहुत जल्दी, बिकॉज इसकी जो हैलोजन हेडलाइट है वो हमेशा ऑन रहती है, और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे तो वो बहुत बैटरी ड्रेन करती है। इसको इन्होंने हिमालयन 452 में सॉल्व किया कि आप जब भी बाइक स्टार्ट करते हो आपकी लाइट ऑफ हो जाती है फिर अगेन स्टार्ट हो जाती है, बट ये प्रॉब्लम इसमें, और सिर्फ इसकी वजह से अगर हम कभी ध्यान नहीं देते तो ये बैटरी ड्रेन कर देता है। और उसका सोल्यूशन ये है कि आप लाइट का एक स्विच 100% लगाइए। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड थिंग जो मैं बोल रहा हूँ आपको। ऑन एंड ऑफ का स्विच लगाइए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो और आपको कभी हाईवे पे रोकना पड़ रहा है और लाइट को ऑन करना पड़ रहा है या बाइक को ऑन करना पड़ रहा है इंडिकेटर्स जलाने के लिए, आपकी बैटरी ड्रेन कर देगा वो। सो प्लीज एड अ लाइट स्विच विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लाइट की बात आई तो मैंने एक एक्सेसरी और ऐड करी थी, वो थी टेल में भी बैकलाइट। आई शो यू ये एक्स्ट्रा लाइट, क्योंकि जब मैं पैनियर्स लगाता हूँ तो पैनियर्स लगाने में मेरी विजिबिलिटी और पीछे वाले राइडर को पता चलना चाहिए कि आगे वाले के पास पैनियर है बाइक की। अब देखिए मेरे को तुरंत ऑफ करना है क्योंकि बैटरी ड्रेन कर देगा ये। बात करते हैं सीट और कंफर्ट की। सीट हाइट मेरे हिसाब से एडिकेट है तो ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, बट सीट कंफर्ट से मुझे प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात कि सीट में ना थोड़ा और एक्स्ट्रा कुशन हो सकता था इस एरिया में भी। सीट हाइट ना 100 सीट की कंफर्ट 100-150 किलोमीटर के लिए ठीक है, पर उससे ज्यादा टाइम के लिए ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बट एरिया में। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जेल सीट का ना थोड़ा एड ऑन ले लो, या फिर रॉयल एनफील्ड की जो एक्सेसरी टूरिंग सीट है आप उसको यूज करो। मैंने उसको यूज नहीं किया है तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि कितना अच्छा है। और एक चीज दूसरा प्रॉब्लम ये भी है, इंजन पे अगर बात करते हैं तो इंजन हीट करता है। देखो वाइब्रेशन और हीट एक 400 सीसी के सिंगल सिलेंडर के लिए एक इनहेरिट प्रॉब्लम है। एक बड़ा इंजन हीट करेगा ही करेगा, और ये एयर कूल्ड इंजन है तो हीट हमारे लेग्स पे आती है। कभी कभी ना इतनी ज्यादा हीट हो जाता है कि हम मेरे को टैंक भी गर्म फील होने लगता है, और जब टैंक गर्म फील होता है तो अंदर से ना, ऑल्दो मुझे पता है कि इट इज इंजीनियर्ड वेरी वेल और बहुत टेस्ट किया गया, बट ऐसा लगता है कि यार टैंक गर्म हो रहा है, कहीं कुछ मिसहैप ना हो जाए। और मुझे लगता है कि वो ही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इसका फ्यूल इंजेक्टर भी खराब होता है बार बार। और जितनी हीट होने से क्या होता है कि अगर आपकी ब्रेक लाइंस में थोड़ी सी भी एयर ट्रैप है, थोड़ी सी भी हीट होने से वो एयर का जो बबल है वो एक्सपैंड करके ट्रैवल करके आपकी ब्रेक लाइन ब्लॉक करता है। और यही रीजन है जीटी और हिमालय दोनों में ब्रेक फेल्स होती है। और वाइब्रेशन का इशू भी है, वो तो मैंने ऑलरेडी कॉल में बोला कि 70 के ऊपर 70-75 के ऊपर बहुत वाइब्रेशन होती है। और ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो आपको कभी 75 पे आप पूरी जर्नी कर लोगे। आपको ओवरटेक करने के लिए अनोइंग ट्रक वालों को और अनोइंग कार ड्राइवर्स को ओवरटेक करने के लिए आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। और इतना ज्यादा वाइब्रेशन होता है खास करके हैंडल बार पे, कि जब मैं गाड़ी रोकता हूँ और किसी ढाबे में रुकता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा हाथ ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहा है। आप समझ सकते हो। तो अगर आप इस बाइक को ले रहे हो तो आप एक बात ये माइंड में रखो कि हाँ वाइब्रेशन से यू हैव टू डील इट। मैंने उसको सॉल्व करने का काफी तरीके ढूंढे कि मैंने वेट्स लगाए, अच्छा हैंड ग्रिप लगाया, बट 19-20 आप ही कर पाओगे, उससे ज्यादा आप सॉल्व कर नहीं पाओगे उस प्रॉब्लम को। और हैंडल बार थोड़ा सा अगर और वाइड होता तो शायद वाइब्रेशन कम फील होते। इस बाइक के सस्पेंशन ओवरऑल सॉफ्टर साइड पे सेटअप है। जैसे कि आप अगर एडवेंचर 250 या केटीएम एडवेंचर 390 से कंपेयर करोगे तो वो कंपेरेटिवली स्टिफ है। सॉफ्ट सस्पेंशन से क्या होता है कि अगर आप सिर्फ फ्रंट ब्रेक ले रहे हो तो आपके सस्पेंशन बॉटम डाउन करेंगे और ब्रेक फोर्स ना सस्पेंशन एब्जॉर्ब करेगा, और उस केस में अगर आपकी बाइक एबीएस नहीं है तो आपकी व्हीकल स्किड करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। खास करके इस केस में जो कि इसके टायर भी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बाइक अगर खरीद रहे हो तो 2-3-4-5 हजार किलोमीटर मैक्सिमम चला के एटलीस्ट फ्रंट टायर को अपग्रेड कर लो। इट विल बी अ लॉट, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो अभी कंक्लूजन पे आते हैं।
2 से 2.5 लाख 3 लाख में जब ये बाइक आती थी, दिस बाइक वॉज अ वंडरफुल बाइक। और ऑनेस्टली बहुत सारी कमियां हैं इस बाइक में, जो कि मैंने अभी अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से मैंने, अच्छाइयां भी है यार, अच्छाइयां है कि लर्निंग के लिए बहुत अच्छी बाइक है, इजी टू ग्रो ऑन। और आई मीन अगर आप कोई बहुत एक्सपेंसिव बाइक ले रहे हो, आपको डेफिनेटली उसके स्पेयर्स और मैकेनिक नहीं मिलेंगे। बीइंग अ रॉयल एनफील्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स और सर्विस सेंटर्स आर वेरी गुड। फॉर बिगिनर्स दिस बाइक इज वेरी गुड, और स्पेशली इफ यू गोइंग फॉर अ एबीएस वर्जन, गो फॉर इट। और जैसे जैसे आप बाइक को समझोगे ना, यू कैन मॉडिफाई इट और बेसिकली अपग्रेड इट अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट, एंड दैट इज व्हाट आई डू। मैंने जब बाइक ली थी मुझे इसकी कमियां पता थी, मैंने जब जीटी ली तो मुझे जीटी की भी कमियां पता थी। बट एक स्टेटमेंट है जो मैं बोलूंगा, दिस बाइक इज अबाउट टेकिंग यू टू प्लेसेस एंड टेकिंग यू हैप्पीली। दिस इज नॉट अबाउट कि आप उसको रेप कर रहे हो, आप हाईवे में एक्सेलरेट करके ओवरटेक्स करो, नहीं। बट दिस विल टेक यू टू द प्लेसेस जहां पे रोड्स भी नहीं है। एट द एंड आई वुड से कि नो मशीन इज परफेक्ट। और इस बाइक को ना मैं, ये बाइक इंडिया के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट बाइक है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फर्स्ट बाइक जिसने एडवेंचर सेगमेंट को किक किया है। हमारे लिए ना एक नया मार्केट खोला है। जब मैं छोटा था ना, तो आई वॉज लाइक कि यार स्पोर्टी बाइक ही एवरीथिंग है, मेरे को बड़े होकर एक स्पोर्ट्स बाइक ही लेनी है, ऑल्दो अभी भी मेरा ड्रीम है। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, और खास करके जब मैंने हिमालयन को चलाया है, देन आई रियलाइज कि नहीं यार, स्पोर्ट्स बाइक इज जस्ट फन फॉर हाफ एन आवर, दिस बाइक कैन गिव यू फन फॉर डेज। इट विल टेक यू टू प्लेसेस जहां पे रोड बनी भी नहीं है। आई वुड से कि दिस बाइक इज इम्परफेक्टली परफेक्ट। अभी इस लास्ट पॉइंट पे ये आता हूं मैं, कि जो बाइकर्स इस एडवेंचर सेगमेंट में आना चाह रहे हैं, जिनको ज्यादा आइडिया नहीं है, दे वांट टू लर्न द स्किल। क्या ये बाइक अभी, क्योंकि नई तो डिसकंटिन्यू हो गई, तो क्या ये बाइक एक परफेक्ट बाय हो सकती है उनके लिए फ्रॉम अ सेकेंड हैंड मार्केट? तो आई वुड से कि दिस बाइक इज अ परफेक्ट बाइक if you're getting a very good deal in second hand market, especially if you're getting a BS6 with ABS। क्योंकि जब आप एडवेंचर सेगमेंट पे सीख भी जाओगे ना, तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये बाइक बहुत स्लो है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लेट्स से इसी प्राइस में नई आपको हीरो की एक्सपल्स 200 मिल जाएगी, दैट बाइक इज सो कॉम्पैक्ट कि अगर आप पिलन को बैठा लोगे तो आप अनकंफर्टेबल रहोगे, आप ज्यादा लगेज नहीं लाद सकते हो। और जैसे ही आप उस बाइक को मास्टर करोगे, आपको बाइक वो छोटी लगने लगेगी और बहुत ही अंडर पावर्ड लगने लगेगी। बट हिमालय के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार आप एक्सपर्टीज भी कर दोगे, फिर भी आई नो पीपल जिन्होंने 70-70 हजार किलोमीटर चला रखी है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको कि यार ये बाइक अब छोटी होगी। और देयर आर प्लेथोरा ऑफ एक्सेसरीज, प्लेथोरा ऑफ मार्केट अवेलेबल फॉर दिस बाइक। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका बजट थोड़ा शॉर्ट है, और खास करके अगर आप एडवेंचर सेगमेंट में लर्न करना चाह रहे हो, वो नीश एडवेंचर राइडिंग की, ऑफ रोड राइडिंग की स्किल सीखना चाहते हो, देन फाइंड अ सेकेंड हैंड हिमालयन एंड बाई इट। बिकॉज इससे ज्यादा रफ एंड टफ बाइक नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे। सो मेरा कंक्लूजन तो ये रहेगा कि 2 लाख रुपए अगर आपके पास है, आई वुड थिंक यू कैन गेट अ सेकेंड हैंड हिमालयन, गो फॉर इट। रॉयल एनफील्ड का ये फर्स्ट प्रोडक्ट था जो उन्होंने ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया, और यूरोप में इट वाज अ इंस्टेंट हिट। यूरोप में लोग इस सेगमेंट पे, मतलब कोई ऐसा बड़ा प्रोडक्ट था नहीं। इसके बाद एडवेंचर 390 लॉन्च हुई है, और उसके बाद अदर ब्रांड्स ने 400-500 सीसी में बाइक लॉन्च करी है एडवेंचर जॉनर में। दिस वाज द फर्स्ट वन इन इंडिया एंड दिस वाज द फर्स्ट वन इन ग्लोबल मार्केट। फील्ड में सैड भी हो, पता नहीं क्यों, बट बाइक्स के साथ ना ऐसा लगाव हो जाता है जैसे कि मेरे पेट हो, ये मेरा फैमिली मेंबर हो। तो किसी भी बाइक को बेचता हूँ तो बहुत सैड फील होता है। बट अनफॉर्चुनेटली इतना स्पेस भी नहीं है, और फिर इससे बेटर कि मैं इस बाइक को खड़ा करूँ और ये बाइक सिर्फ खड़ी रहे, इससे बेटर कोई बच्चा या कोई न्यू राइडर इसको खरीदेगा और वो लर्न करेगा और वो प्लेसेस जाएगा, तो बाइक भी खुश रहेगी और वो नया राइडर भी खुश रहेगा। तो सही इसी पॉइंट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। सबसे पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी इनपुट हो, कमेंट सेक्शन में डालिए। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका आंसर करूंगा। और गाइस, आखिरी थिंग, राइड सेफ, wear an helmet, wear gloves, and keep riding. Bye bye.